उस टर्म को क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। ठीक है अवेश भाई जी, आज टर्म को कंटिन्यू करेंगे। देखिए मैं क्विकली रिव्यू करता हूँ। आपको पता है कि स्टमक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ जेटी। ठीक है हमने ये कहा था कि स्टमक जो है वो हमारे साथ जैसे वाइडेस्ट एंड डिस्टेंडेबल पार्ट ऑफ जेटी ऑर्गन है। क्लियर है। और ये करता है क्या है, ये हमारे साथ स्टोर फूड को क्या करता है, स्टोर करता है। फूड को क्या करता है, स्टोर करता है। ठीक है जी, इधर तक क्लियर है। फिर हमने बात की थी कि एट द टाइम ऑफ बर्थ स्टमक जो है ये मैंने गलती से क्या कहा था 300 ml फूड स्टोर करते हैं। नो इट इज 30 ml। ठीक है और जब बच्चा प्यूबर्टी तक पहुंच जाता है, कहां तक, प्यूबर्टी तक, तो स्टोरेज कितना होता है 2 से 4 लीटर 1 लीटर। ठीक है जी। और जब एडल्ट में कितना होता है 4 लीटर। ठीक है जी। अब ये स्टोरेज करता है। इसको हमने कहा था वाइडेस्ट एंड डिस्टेंडेबल। व्हाई? बिकॉज़ इट ऑक्युपाई 4 क्वाड्रेंट्स। और कौन से क्वाड्रेंट? एपिगैस्ट्रिक क्वाड्रेंट, अम्बिलिकल क्वाड्रेंट्स, राइट लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रस एंड राइट लेफ्ट लंबर क्वाड्रेंट। ठीक है जी। नाउ फिर जो हमने इनके 3 लेयर्स पढ़े थे और हमने ये भी कहा था कि ये एक्सटेंड हो रहा है कहां से, T11 से L1 तक। इसका एक्सटेंशन क्या है, क्योंकि एसोफेगस खत्म हो रहा था कहां पे, T11 से। एक्सीलेंट। और उधर से फिर स्टार्ट हो रहा था क्या, स्टमक और ब्यूटीफुल स्टमक। ठीक है। नाउ 4 लेयर पढ़े थे, उसमें हमने पढ़ा था म्यूकोसा। और म्यूकोसा में हमने कहा था कि जब स्टमक एम्प्टी होता है तो इसमें फोल्डिंग्स होते हैं और उस फोल्डिंग को हम लेयर और रो क्या करता है, इंक्रीज सरफेस एरिया। ठीक है। अब जब मेरी इधर जो म्यूकोसल सेल्स थे ना सलीम भाई, कि हमने पढ़ा था कि म्यूकोसा कंसिस्ट ऑफ एपिथेलियम। इसमें कौन सा एपिथेलियम था, सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम। ठीक है जी। अब सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम, फिर हम ये पढ़ा था कि इसमें हमारे साथ क्या होते हैं, इसको हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स। ठीक है। और ये 2 लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स के दरमियान जो स्पेस है इसको एक्सीलेंट। और फिर हमने ये कहा था कि एट द बेस ऑफ दिस व्हाट फैट्स वी हैव glands, और दिस gland is consist of different type of cells। क्लियर है इधर तक। और हमने ये बात भी की थी कि ये जो सेल्स है इसमें सेल्स है पेरियाटल सेल्स। कौन सी, और पेरियाटल सेल क्या कर रहा है, एक्सीलेंट, ये सेल को प्रोड्यूस कर रहा है। क्लियर। साथ साथ इधर हमारे साथ जी सेल थे, जी सेल क्या कर रहे थे, HCl। हमने क्या था, it enhance the gastric epithelium, it enhance the motility of the GIT, और साथ साथ HCl को भी प्रोड्यूस कर रहा है। क्लियर। और हमने ये बात भी की थी कि इधर एंटेरोक्रोमोफिन क्या है, एंटेरोक्रोमोफिन सेल्स, और ये स्टामिन प्रोड्यूस करता है और स्टामिन जाके H रिसेप्टर पे काम करके क्या प्रोड्यूस कर रहा है, HCl को। क्लियर है। और साथ साथ हमने APUD अमाइन प्रिकर्सर अपटेक एंड डीकार्बोक्सिलेशन सेल्स वो भी पढ़े थे। साथ साथ हमने क्या चीफ सेल भी पढ़े थे और एक सेल और पढ़ा था फ्यूलर सेल। और क्या कर रहा था, फ्यूलर सेल्स म्यूकस, और ये म्यूकस क्या करेगा, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, क्योंकि इस स्टमक में क्या है, HCl। और जब ये म्यूकोसा HCl को एक्सपोज होगा तो इसका क्या करेगा, इंफ्लेमेशन हो जाएगी। सो इस इंफ्लेमेशन को बचाने के लिए हमारे साथ कोइलर सेल्स क्या कर रहा है, इस म्यूकस को प्रोड्यूस कर रहा है टू प्रोटेक्ट दिस म्यूकोसा फ्रॉम HCl। इज इट क्लियर। अब HCl इधर से प्रोड्यूस हो रहा है, इधर से HCl प्रोड्यूस हो रहा है, इधर से HCl प्रोड्यूस हो रहा है। सो टुडे टॉपिक इज हाउ HCl is produced from the periatal cells। क्लियर। क्योंकि मेजर पार्ट कौन है, पेरियाटल सेल। इज इट क्लियर। नाउ डिस्कस करते हैं किस चीज को, पेरियाटल HCl प्रोडक्शन को, HCl प्रोडक्शन को। तो मैं प्रोडक्शन HCl प्रोडक्शन
ठीक है जी। अब सलीम भाई, ये म्यूकोसा है, इस म्यूकोसा में ये ग्लैंड है, ठीक है, इसमें पीरियडल सेल पड़े हैं। इस पीरियडल सेल को मैं क्या करता हूं, जूम करता हूं, इस पीरियडल सेल को मैं बढ़ाता हूं, ठीक है। अब ये हमारे साथ स्टमक को ड्रा करते हैं, दिस इज स्टमक, दिस पार्ट इज कार्डियक स्पिंचर, दिस इज पाइलोरस स्पिंचर, ठीक है जी। अब इसकी म्यूकोसा में क्या पड़े हैं, ये ग्लैंडुलर सेल्स पड़े थे, ठीक है, उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स थे और इसमें पीरियडल सेल था, क्लियर। अब देखिए, ये फॉर एग्जांपल मैंने जूम कर दिया, कौन सी सेल को, एक्सीलेंट, ये मेरे साथ है एक पीरियडल सेल्स, ठीक है जी। अब उस स्टमक को देखिए, ये फॉर एग्जांपल म्यूकोसा सेल्स है, ठीक है जी, म्यूकोसा सेल्स, क्लियर, म्यूकोसा, और इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल पड़े हैं, और इधर एचसीएल क्या पूरा है, प्रोड्यूस, और पीएच कितने हैं, लेस देन 2, और इधर साथ साथ पड़ा है एक प्रोटेक्टिव कॉन्टिन्यूस, क्लियर। अच्छा, अब मैंने इस पीरियडल सेल को क्या कर दिया, बड़ा, लेकिन आप मुझे बताइए, ये म्यूकोसल लेयर है और ये म्यूकोसल लेयर के साथ दूसरा कौन सा लेयर पड़ा है, अब सब म्यूकोसा में क्या है, ब्लड वेसल्स है कि नहीं है, एक्सीलेंट, और वो नर्व कौन सी है, सिंपैथेटिक है, पैरासिम्पैथेटिक है, और मेसनर प्लेक्सिस पड़ी है, ठीक है जी। अब इस तरह कर देना कि ये वाला सेल नहीं है, ये किसकी तरफ है, सेल का ये सरफेस किस, सो इसको कहते हैं गैस्ट्रिक ल्यूमिनल व्हाट सरफेस, ठीक है, ये वाला सरफेस है इस सेल का, और ये तो स्टमक का ल्यूमन है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टुडे टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा, इससे हमारे फार्माकोलॉजी की कांसेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है। और ये क्या पड़ा है, ब्लड वेसल्स, ठीक है। तो सलीम भाई, ये ले लो आपका इधर ब्लड वेसल पड़ा है, क्लियर है। अच्छा, नाउ ये जो पीरियडल सेल है, इसको मैं लिखता हूं पीरियडल सेल्स, पीरियडल सेल्स, ठीक है जी। अब इस पीरियडल सेल्स के ऊपर ये जो गैस्ट्रिक ल्यूमिनल सरफेस है ना, इधर एक एंटीपोड मौजूद होता है, एक चैनल मौजूद होता है, उसको कहते हैं हाइड्रोजन पोटेशियम एंटीफोड, क्या, हाइड्रोजन पोटेशियम एंटीफोड। अब आपको समझ आएगी कि व्हाट इज एंटीफोड। और इस साइड पे ना, जो ब्लड वेसल वाला साइड है, इस साइड पे ना एक आल्सो एंटीपोड मौजूद है, बाइकार्बोनेट क्लोराइड एंटीपोड, ठीक है जी। नाउ इस सेल के सरफेस पे हमारे साथ कितने रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, इस रिसेप्टर को मैं कहूंगा, इस रिसेप्टर को मैं कहूंगा पीरियडल सेल के ऊपर मस्करेनिक रिसेप्टर, मस्करेनिक, और बॉडी में मस्करेनिक रिसेप्टर कितने टाइप्स के हैं, 5, जबरदस्त, M1, M2, M3 एंड M4, और मोस्ट एबंडेंट कौन से है, M3, सो इट इज M3, ठीक है। और आपको तो पता है कि M3 मस्करेनिक रिसेप्टर्स कौन सी न्यूरोट्रांसमीटर को रिसीव करता है, एसिटाइलकोलिन को, जबरदस्त। और मैंने आपको बताया था कि स्टमक को कौन सा पैरासिम्पैथेटिक इनर्वेट करता है, सो इट इज वेगस नर्व, वेगस नर्व, क्लियर है, ठीक है जी। नाउ दिस रिसेप्टर इज कॉल्ड व्हाट, इट इज कॉल्ड H2 रिसेप्टर, और इसमें क्या एक्शन करेगा, हिस्टामिन, जबरदस्त, और हिस्टामिन को रिलीज कौन कर रहा है, एंटीरोक्रोमाटिन सेल्स, क्लियर है। एंड दिस इज कॉल्ड व्हाट, G रिसेप्टर, और G रिसेप्टर कौन किसको रिस्पॉन्स करेगा, गैस्ट्रिन को, गैस्ट्रिन। सो मैंने आपको बताया था कि G सेल्स से वो गैस्ट्रिन रिलीज कर रहा था, और गैस्ट्रिन क्या कर रहा था, HCl की प्रोडक्शन को, हिस्टामिन एंटीरोक्रोमाटिन और वो HCl की प्रोडक्शन,
और एंटी मस्करेनिक यानी उसको जब वेगस स्टिमुलेट होगा, न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन रिलीज होंगे, तो क्या हो जाएगा, HCl की प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, क्लियर है। अच्छा जी, ना इस सेल के अंदर ना, इस सेल के अंदर ये पेरियडल सेल है, पेरियडल सेल क्या प्रोड्यूस करता है, HCl। आपके जहन में कि हाउ HCl इज प्रोड्यूस, ये जो मिल सरफेस है ये वाला, ठीक है जी ना। इस सेल के अंदर एक एंजाइम है, उसको कहते हैं कार्बनिक एक्सीलेंट एनहाइड्रेस, इज इट क्लियर। और कार्बनिक एनहाइड्रेस का फंक्शन तो आप सबको मालूम है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर को मिला के H2 बाइकार्बोनेट H2CO3 बनता है, बट दिस कंपाउंड इज अनस्टेबल और ये डायरेक्टली टूट जाता है किस चीज में, H पॉजिटिव प्लस बाइकार्बोनेट में, ठीक है जी। अब हमारे साथ जब ये बन गया बाइकार्बोनेट और ये हाइड्रोजन बन गया, इस हाइड्रोजन को कहते हैं प्रोटॉन। ये प्रोटॉन हमारे साथ इस चैनल से, जिसको हम कहते हैं एंटीपोर्ट, हाइड्रोजन पोटेशियम एंटीपोर्ट। एंटीपोर्ट का मतलब ये है कि सेल के सरफेस पे वो रिसेप्टर्स जिससे एक आयन अंदर जाएगा और दूसरा बाहर आ जाएगा, इट इज कॉल्ड एंटीपोर्ट। और दूसरे हमारे साथ होते हैं सिम्पोर्ट, ये दोनों यस, या तो अंदर जाएंगे दो आयन या बाहर जाएंगे, और इसको हम डिटेल के साथ किडनी में डिस्कस करेंगे जब हम इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी आपको पता है कि पेरियडल सेल के सरफेस पे हाइड्रोजन पोटेशियम एंटीपोर्ट होता है, तो ये हाइड्रोजन जो प्रोड्यूस होगा ये कहां आता है, आउटसाइड लिम्फ। तो आप समझिए ये हाइड्रोजन इधर आ रहा है, ठीक है जी ना। हम HCl की प्रोडक्शन को पढ़ रहे हैं, तो इसको चाहिए कौन सा, क्लोराइड आयंस। अब ये क्लोराइड आयन कहां से आता है, अब क्लोराइड आयन जो आता है वो तो हमारे ब्लड में क्लोराइड आयन मौजूद होता है, किसमें, क्लोराइड, ठीक है। ये जो हाइड्रोजन आ गया, अब इसको क्या चाहिए, क्लोराइड। इस क्लोराइड को ल्यूमन तक पहुंचाने के लिए, ताकि मेंटेन किया जाए pH लेस देन व्हाट 2, HCl की प्रोडक्शन की जाए। तो नजर ये बाइकार्बोनेट इट इज नीगेटिव आयन, ठीक है जी। ये बाइकार्बोनेट बाहर जाता है और इधर क्या पड़ा है, बाइकार्बोनेट फॉर एग्जांपल इधर आ गया, ठीक है। और ये तो ब्लड में बाइकार्बोनेट मौजूद है, ब्लड में क्लोराइड मौजूद है, ब्लड में कैल्शियम मौजूद है, ब्लड में सोडियम मौजूद है, ये इलेक्ट्रोलाइट्स इधर मौजूद है, ठीक है। अब ये क्लोराइड्स इस एंटीपोर्ट बाइकार्बोनेट या क्लोराइड बाइकार्बोनेट एंटीपोर्ट की वजह से ये क्या आ जाता है, बाइकार्बोनेट बाहर गया, किधर गया, नेगेटिव आयंस, ठीक है। अब मुझे ये बता सकते कि pH इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, बाइकार्बोनेट। जितना बाइकार्बोनेट बढ़ जाएगा pH क्या जाएगा, वो बढ़ जाएगा, और pH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आयन ज्यादा होगा, pH क्या होगी, और ब्लड का नॉर्मल pH कितना है, 7.4। सो लेस देन 7.4 इट मीन एसिडिक, मोर देन 7.4 इट मीन बेसिक। डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ एसिड बेस बैलेंस को, किस चीज में, किडनी में, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमेना है। अच्छा, तो ये बाइकार्बोनेट बाहर गया और ये क्लोराइड किधर रह जाएगा, इनसाइड, ठीक है जी। अब इसको पहुंचाना इस ल्यूमन को, क्लियर है। तो ये क्लोराइड ना, ये क्लोराइड्स इधर पेरियडल सेल पे क्लोराइड लीकेज चैनल्स होते हैं, क्लोराइड लीकेज चैनल्स, तो ये इजी आता है ल्यूमन में, क्लोराइड लीकेज चैनल से क्लोराइड ल्यूमन तक आ गया, किसकी रिस्पांस पे, बाइकार्बोनेट की रिस्पांस में। बाइकार्बोनेट ब्लड में चला गया, क्लोराइड पेरियडल सेल में आ गया, पेरियडल सेल से क्लोराइड क्या हो गया, लीक। अब पॉजिटिव और नेगेटिव HCl प्रोड्यूस होता है, और ये HCl स्टमक में क्या करेगा, हमारे स्टमक को क्या करेगा, एसिडिक एनवायरनमेंट बनाएगा, और ये एसिडिक एनवायरनमेंट क्या करेगा, डाइजेशन में हेल्प करेगा। दिस इज द एसिड प्रोडक्शन ऑफ
हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स का फंक्शन आपको नजर आएगी। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का अच्छा जी ना कंटिन्यू करते हैं HCl की प्रोडक्शन को। ठीक है जी, ये तो हमने नॉर्मल HCl की प्रोडक्शन पढ़ ली। अब फॉर एग्जांपल आपने क्या कर दिया, आपने फूड को इनटेक कर दिया। अब जब आपने फूड को इनटेक कर दिया तो आपके स्टमक में HCl का प्रोडक्शन क्या हो जाना चाहिए, बढ़ना चाहिए। और HCl की प्रोडक्शन के लिए क्या होना चाहिए, स्टिमुलेशन अपवर्ड पैरासिम्पैथेटिक नर्व वेगस नर्व, ताकि वो एसिटाइलकोलिन को रिलीज करके HCl की प्रोडक्शन को बढ़ाएगा। H2 रिसेप्टर क्या करेगा, ये भी HCl की प्रोडक्शन और ये भी इंक्रीज करेगा। सो जब आपका HCl बढ़ जाता है तो ये इसलिए बढ़ जाता है कि जब आपने इनटेक ऑफ फूड कर दिया, ठीक है जी, तो हमारे साथ वेगस नर्व विल बी स्टिमुलेटेड। जब वेगस नर्व स्टिमुलेट हो जाता है तो ये एसिटाइलकोलिन की प्रोडक्शन को क्या इंक्रीज कराता है, और ये एसिटाइलकोलिन मस्करेनिक रिसेप्टर पे एक्ट करके क्या करता है, ये रिसेप्टर और ये रिसेप्टर हमारे साथ सेल को सिग्नल देता है। क्या देता है, सिग्नल। सिग्नल किस तरह देता है, ये सेल में एक्टिवेट करता है साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। ठीक है, क्योंकि जब आप फूड का इंटेक करते हो, ठीक है जी, तो इसके लिए HCl का प्रोडक्शन ज्यादा होना चाहिए। अब हमने HCl का प्रोडक्शन को क्या करना है, बढ़ा ज्यादा करना। ठीक है, तो ये इसका मैकेनिज्म क्या है, इसका मैकेनिज्म ये है कि एसिटाइलकोलिन रिलीज हो गया, अब सेल को सिग्नल मिल गया, क्योंकि रिसेप्टर हमें किस कहते हैं, रिसेप्टर का मतलब ये है कि द स्ट्रक्चर व्हिच रिसीव द स्टिमुलस एंड ब्रिंग मॉडिफिकेशनल चेंजेस इन द सेल्स। ठीक है, क्या करता है, मॉडिफिकेशनल चेंजेस। तो इसने क्या कर दिया, इसने साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट को, और हम तो जानते हैं इसकी साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट क्या है, एक्ट एज अ सेकेंड मैसेंजर। ठीक है, सेकेंड मैसेंजर कब होते हैं, ब्लड में होते हैं। जिस तरह साइक्लिक गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट है, इसी तरह क्या है, साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। और ये एसिटाइलकोलिन क्या है, ये एज अ फर्स्ट मैसेंजर। ये हिस्टामिन क्या है, फर्स्ट मैसेंजर। ये गेस्ट्रिन क्या है, फर्स्ट मैसेंजर। और साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट क्या है, ठीक है जी। अब ये साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट क्या करता है, आपको पता है, ये हमारे सेल में एक स्ट्रक्चर होता है, उसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एक स्ट्रक्चर होता है, उसको कहते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, और इसमें क्या हो जाते हैं, कैल्शियम। क्लियर। अच्छा, ये साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट जो किसके नतीजे में, एसिटाइलकोलिन के नतीजे में क्या हो गया, एक्टिव हो गया। ठीक है, और इसने आके सेल को मैसेज दे दिया, किसको, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, कि रिलीज करे किस चीज को, कैल्शियम +2 है। और कैल्शियम जब बढ़ जाता है तो क्या करता है, कंट्रैक्शन करता है। ठीक है सचिन भाई, और साथ साथ ये इस साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट किस चीज को, इस चैनल्स को भी क्या करता है, एक्टिव करता है। ठीक है जी, जब ये सेल एक्टिव होगा और ऑलरेडी इसमें क्या मौजूद है, और ऑलरेडी जब H आयन प्रोड्यूस हो रही है, कौन सी चीज एंटर कर रही है, क्लोराइड्स, क्योंकि इधर ये चैनल्स एक्टिव है, बाइकार्बोनेट और क्लोराइड अंदर आ रहा है। ठीक है, अब इस सेल ने क्या करते हैं, कैल्शियम को एक्टिवेट कर दिया, इस सेल ने इसको भी एक्टिवेट कर दिया, और हमने बढ़ाना है किस चीज को, HCl को। ठीक है जी, तो ये क्या करेगा, जब कैल्शियम का लेवल सेल में बढ़ जाएगा तो ये सेल क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जो जितने क्लोराइड्स और हाइड्रोजन आयंस पड़ेंगे वो सारों को किधर निकालेगा, वो सारों को ल्यूमन में क्या करेगा, पुश करेगा, और इससे क्या हो जाएगा, लेकिन फूड की इंटेक पे आपने वेगस को क्या कर दिया, स्टिमुलेट कर दिया। उस वेगस ने
क्या कर दिया, साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट को सेकेंडरी मैसेंजर सिस्टम को एक्टिव उसने जाके कैल्शियम को बढ़ा दिया। और कैल्शियम क्या करे, सिर्फ कंट्रैक्ट करेगा, वो क्या करेगा, HCl की प्रोडक्शन को बढ़ा दिया। ठीक है, अब हमारे साथ बाज़ औक़ात क्या हो जाते हैं, एसिडिटी हो जाती है। क्या एसिडिटी, बस औक़ात बंदा कहते हैं कि हमारे मैदे का जलन हो रहा है, हट बर्न या चेस्ट डिस्कम्फर्टनेस, ठीक है, या डिस्पेप्सिया हो रहा है, नाज़िया एंड वोमिटिंग हो रही है, क्योंकि उसमें क्या हो जाता है, HCl का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। तो HCl का प्रोडक्शन तो हमें पता चल गया कि वेगस स्टिमुलस यानी एसिटाइलकोलिन की रिलीज से क्या बढ़ रहा है, ठीक है जी, H2 के रिसेप्टर से बढ़ रहा है, ठीक है, इससे भी बढ़ रहा है। तो हमारे पास ड्रग्स मौजूद है, उस ड्रग्स को कहते हैं प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। और प्रोटॉन पंप इनहिबिटर कौन से हैं, ओमेप्राजोल, लेंसोप्राजोल, रोमेप्राजोल, जिनके एंड में प्राजोल आते हैं, उसको क्या कहते हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। तो जिसको गैस्ट्राइटिस होता है या मैदे का जलन होता है, तो वो टैबलेट्स वो निहार मुंह खाता है, ठीक है, बिफोर द ब्रेकफास्ट, बिफोर ईटिंग, तो वो क्या करता है, इस सेल को प्रोटॉन पंप को क्या करता है, इनहिबिट करता है। तो जब ये इनहिबिट होगा तो आया H बाहर आएगा, जब H बाहर नहीं आएगा तो HCl की प्रोडक्शन होगी, सो HCl विल डिक्रीज। इज इट क्लियर? नाउ ये स्ट्रक्चर भी H2 रिसेप्टर्स भी क्या करता है, ये HCl की प्रोडक्शन को क्या करता है, इंक्रीज बढ़ाता है। तो इसके लिए हम कौन से देते हैं, एक्सीडेंट, इसको हम देते हैं सिमिटडीन, रानिटाडीन। वो क्या करता है, इस रिसेप्टर को इनहिबिट करता है। तो जब इस सेल को इनहिबिट कर देगा, हिस्टामिनेस में काम करेगा, नहीं करेगा, जब नहीं करेगा HCl प्रोडक्शन कम इंक्रीज हो जाएगी। और ओमेप्राजोल्स और ये चीजें 20 से लेकर 40 मिलीग्राम पे अवेलेबल होती है, या तो बंदा 20 खाएगा या 40 मिलीग्राम। इसका फायदा इतना ज्यादा है ना, HCl की प्रोडक्शन के लिए गैस्ट्राइटिस में हम ये पढ़ेंगे, एंटासिड हमारे पास है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, लेकिन कॉमनली ज्यादा कौन सी यूज होते हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। और ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर इज द मोस्ट सेफेस्ट ड्रग इन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में भी सेफ आप दे सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज आवर ड्रग्स, सो हम इस पे अप्लाई करते हैं, क्लियर है। गैस्ट्राइटिस, किस चीज को, गैस्ट्राइटिस, अब सारों को पता है ना, गैस्ट्राइटिस, ठीक है जी। अब गैस्ट्राइटिस को उस वालिनालिस के साथ इसके साथ किस तरह कंपेयर कर सकते हैं, देखिए दिस इज स्टमक, ठीक है जी। अब इस स्टमक ये सेल्स है, ठीक है, कालाजार एपिथेलियम्स, म्यूकोसा सेल्स, ठीक है जी। और मैंने आपको बताया कि स्टमक में कि म्यूकोसा लेयर में एक सेल्स होते हैं, उसको कहते हैं फोव्यूलर सेल्स। और ये फोव्यूलर सेल्स क्या करते हैं, म्यूकस प्रोडक्शन। और ये म्यूकस एक थिन कोटिंग इस एपिथेलियम के ऊपर बनाता है, ठीक है जी, इस एपिथेलियम के ऊपर बनाता है, ठीक है जी, कोटिंग बनाता है। व्हाई? बिकॉज़ देयर इज HCl, और ये HCl इस म्यूकोसा को इन्फ्लेम कर सकता है। सो इस HCl से बचाने के लिए प्रोटेक्टिव कोट बनाता है। अब ये जो प्रोटेक्टिव कवर है ना, ये जो प्रोटेक्टिव कवर है, इसके बनाने के लिए फोव्यूलर सेल्स को किस चीज की जरूरत है, प्रोस्टाग्लैंडिन E2। सलीम भाई, किस चीज की, प्रोस्टाग्लैंडिन E2 की, ठीक है जी। ना अब हम इस तरह करते हैं ना कि ये टर्म जो है गैस्ट्राइटिस मींस इन्फ्लेमेशन ऑफ दिस म्यूकोसा। अब इस की क्या होगी, इन्फ्लेमेशन होगी। लेकिन ये इन्फ्लेमेशन क्यों होता है, इसको कहते हैं एरोजन ऑफ द म्यूकोसल लेयर। ये तो है ना इन्फ्लेमेशन ऑफ गैस्ट्राइटिस का मतलब क्या है, इन्फ्लेमेशन ऑफ म्यूकोसा या और इरोजन ऑफ
आप म्यूकोसल लेयर या लाइनिंग, ठीक है जी। अब इसमें क्या हो गया, नजर देके, ये तो पहले प्रोटेक्टिव कवरिंग था, अब इसमें क्या हो गया, ये वीक बन गया। जब ये वीक बन जाते हैं तो ये HCl इसको क्या करेगा, इरिटेट करेगा, और जब ये HCl इस म्यूकोसल लेयर को इरिटेट करेगा तो क्या होगा, आपको गैस्ट्राइटिस होगा। और इस गैस्ट्राइटिस को ना, इस गैस्ट्राइटिस बनी को क्या होगा, डिस्पेप्सिया होगा। इसके अलावा चेस्ट डिस्कम्फर्टनेस होगी, कंपार्टनेस होगी, एपिगैस्ट्रिक पेन होगा, एक्सीडेंट बर्निंग सेंसेशन होगा, या इसको कहते हैं हार्ट बर्न होगी, या नाजिया और वोमिटिंग। सो दिस कंडीशन इज कॉल्ड व्हाट, गैस्ट्राइटिस। और गैस्ट्राइटिस क्या हो कि इसमें क्या होगा, म्यूकोसल लेयर वीक हो गया। अब वजह क्या है, सही में आपको पता है, वजह ये है ना कि या तो म्यूकस प्रोडक्शन क्या हो गया, कम हो गया, या हमारे साथ इधर HCl क्या HCl था, और ये HCl इसको जब एसिडिक एनवायरनमेंट था ना, तो HCl को न्यूट्रलाइज करने के लिए कौन सी चीज चाहिए, बाइकार्बोनेट। सो इधर गया तो बाइकार्बोनेट HCl, बाइकार्बोनेट कम हो गई। या साथ साथ आपने क्या कर दिया, ब्लड सप्लाई, ये म्यूकोसा लेयर है, म्यूकोसा, और म्यूकोसा सेल को मेंटेन करने के लिए इसको नरिशमेंट चाहिए, या ब्लड सप्लाई क्या होगी, ब्लड सप्लाई क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है जी। या सदीक भाई आपने क्या कर दिया, या इस तरह कहते हैं कि आपने प्रोस्टाग्लैंडिन को कम कर दिया, यानी मैंने आपको बताया कि ये जो प्रोटेक्टिव कवरिंग म्यूकोसा के ऊपर मौजूद है, ये अब वीक बन गया, इसमें क्या, ये अब इन्फ्लेम हो गया। ये किस वजह से, या तो आपने म्यूकस प्रोडक्शन कम कर दिया, या आपने बाइकार्बोनेट को कम कर दिया, या इसको ब्लड सप्लाई आगे को कम दिया, या प्रोस्टाग्लैंडिन को कम कर दिया, या आपने क्या कर दिया, इंसेट के इंटेक को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। आपने एसिटाइलकोलिन का लेवल इंक्रीज कर दिया, या इसके साथ साथ आपने क्या कर दिया, स्ट्रेस को इंक्रीज कर दिया। सो दिस डिक्रीज और दिस इंक्रीज, इट विल लीड टू व्हाट, गैस्ट्राइटिस, ठीक है जी। सो नाउ आपको क्या हो गया, गैस्ट्राइटिस, एंड दिस गैस्ट्राइटिस इज कॉल्ड व्हाट, एक्यूट गैस्ट्राइटिस, एक्यूट गैस्ट्राइटिस। ये फैक्टर जब कम होंगे तो हमारे साथ क्या होगा, ये म्यूकोसल लेयर वीक, या ये चीजें क्या होंगे, अगर इसको तो एक्यूट गैस्ट्राइटिस कहेंगे, लेकिन मैंने आपको कहा था कि ये म्यूकोसा जब बन रही थी तो इसके लिए किस चीज की जरूरत थी, प्रोस्टाग्लैंडिन की, ठीक है। लेकिन बस अब क्या होता है, आपको पता है, एक बंदे को जोड़ों का दर्द ज्यादा होता है, ठीक है, और उसको पेन हो जाता है, और ये पेन चुका था, ये प्रोस्टाग्लैंडिन कस कराता है। तो प्रोस्टाग्लैंडिन जब बन जाते हैं ना एराकिडोनिक एसिड से, ठीक है, क्या बन जाते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन। तो इसके लिए क्या चाहिए, कॉक्स, ठीक है। तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन तो इधर म्यूकोसा को बना रही है, और उधर क्या कर रहा है, पेन को कस कर रहा है। तो उस पेन को डिक्रीज करने के लिए आपने क्या दे दिए, इंसर्ट दे दिए। तो इंसर्ट आपने दे दिए, तो उसने उधर प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिट कर दिया। जब प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिट हो गया, कम हो गया, तो आपका म्यूकोसा क्या हो गया, वीक बन गया, और ये HCl जाके इसको इरिटेट कर रहा है। सो इट विल लीड टू व्हाट, गैस्ट्राइटिस, एंड दिस टाइप ऑफ गैस्ट्राइटिस इज कॉल्ड इंसेट इंड्यूस्ड गैस्ट्राइटिस। व्हाट, इंड्यूस्ड गैस्ट्राइटिस। अब प्रोस्टाग्लैंडिन के लेवल को बढ़ाने के लिए हम क्या देते हैं, मीसोप्रेस्टोल, लेकिन मीसोप्रेस्टोल इज कंट्रा इनहिबिटेड इन प्रेगनेंसी।
प्रेगनेंसी में ये कांट्रा क्या होगी, क्योंकि ये टेराटोजन नहीं है, ये जाके यूट्रस पे एक उसके रिसेप्टर होते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन इधर म्यूकोसा को बनाता है, उधर म्यूकोसा को कंट्रैक्शन कराता है, और जब कंट्रैक्शन करेगा इट विल लीड टू व्हाट, रिटर्न ऑफ लेबर। सो प्रोस्टाग्लैंडिन को बढ़ाने के लिए हमने मेसोप्रोस्टोल देने के लिए मेसोप्रोस्टोल इज कंट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी बिकॉज़ इट causes यूट्राइन contraction, and if insect is increased and you have gastritis, it will lead to insect induced gastritis। इसलिए जब डॉक्टर किसी भी दवाई देते हैं तो उसके साथ वो मेदे की दवाई जरूर देते हैं। कौन सी दवाई देते हैं? ठीक है, क्योंकि क्या हो जाता है, HCl की प्रोडक्शन बढ़ सकता है, तो उसको कम करने के लिए आपने क्या कर देना है, ये लाजिमी ऐड करना है। ठीक है जी ना। अब हमारे साथ अगर हम इस गैस्ट्राइटिस को ट्रीट न करें, इट विल लीड टू व्हाट, क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस, यानी रिपीटेड अटैक ऑफ व्हाट, गैस्ट्राइटिस। या एक बंदा है, स्मोकर है, इसमें आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहा है, इरोजन हो रहा है। ठीक है जी। अब मैं लेसरेशन वर्ड यूज नहीं कर रहा, डीप म्यूकोसल इन्फ्लेमेशन यूज नहीं कर रहा, क्योंकि मैं वो यूज करूंगा किस चीज के लिए, अल्सर के लिए। अल्सर के लिए मैं वो इसको यूज करूंगा। इट इज द इरोजन ऑफ द म्यूकोसा और रिपीटेड अटैक ऑफ व्हाट, गैस्ट्राइटिस, acute gastritis। if you left the acute gastritis untreated, it will lead to chronic gastritis। इसको क्या कहेंगे, chronic gastritis, repeated attack of the what, gastritis। ठीक है जी, इधर तक क्लियर है ना। हमारे साथ chronic gastritis भी 2 टाइप्स है, chronic gastritis type A and chronic gastritis type B। अब chronic gastritis type A क्या चीज है और chronic gastritis type 2 क्या चीज है। chronic gastritis type A जो है ना, ये हमारे साथ एक ऑटो इम्यून डिजीज है। क्या है? ऑटो इम्यून डिजीज है। ऑटो इम्यून डिजीज इस तरह है कि मैंने आपको बताया ये पंडस पार्ट है, सलीम भाई, और पंडस पार्ट में कौन सी सेल्स ज्यादा होते हैं, पीरियाडल सेल्स। क्लियर है? अब पीरियाडल सेल्स के खिलाफ एंटीबॉडीज बन जाते हैं और ये एंटीबॉडीज आके इस सेल्स को अटैक करते हैं। जब सेल्स को अटैक करते हैं तो ये अकेले पीरियाडल सेल को अटैक नहीं करते, पोयलर सेल को भी अटैक करेंगे, चीफ सेल को भी अटैक करेंगे। तो क्या हो जाएगी, एट्रोफी ऑफ द गैस्ट्रिक एट्रोफी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, एक्सीडेंट गैस्ट्रिक एट्रोफी हो जाएगी। लेकिन HCl प्रोडक्शन तो डिक्रीज हो गया, लेकिन स्टमक की आपने एट्रोफी कर दिया, सेल को आपने इन्फ्लेम कर दिया, इट इज कॉल्ड व्हाट, इन्फ्लेमेशन, और प्रोलॉन्ग टाइम के लिए है तो इट इज कॉल्ड व्हाट, chronic gastritis। और ऑटो इम्यून है, दैट इज व्हाट इट इज कॉल्ड व्हाट, टाइप A gastritis, chronic gastritis। क्लियर है? और टाइप A gastritis में क्या हो जाता है, इंट्रिंसिक फैक्टर कम होगा, सो इट विल लीड टू व्हाट, pernicious anemia। यस निगर्भस एनीमिया होगा, लेकिन चूंकि ऑटो इम्यून डिजीज है, पीरियाडल सेल से इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज नहीं हो रहा, सो इट इज कॉल्ड व्हाट, pernicious anemia। क्लियर है? अच्छा, और साथ साथ HCl प्रोडक्शन होगा, एक लो हार्ट हेयर। These are the terms of the what, type A gastritis। यानी HCl प्रोडक्शन डिक्रीज, ठीक है, साथ साथ pernicious anemia, इट इज कॉल्ड व्हाट, टाइप A। इसमें क्या होगा, इसमें गैस्ट्रिक एट्रोफी हो जाएगी, इट इज कॉल्ड chronic gastritis टाइप A। अगर हमारे साथ इसमें less chance to convert into what, gastric cancer, less chances होते हैं। और टाइप 2 chronic gastritis टाइप B, ये किस वजह से होता है, ये हमारे साथ होता है H. pylori की वजह से। और आपको तो पता है कि 100 में से 90% में अगर गैस्ट्राइटिस है या अल्सर है, वो कौन कराता है, H. pylori। और H. pylori क्या करता है, H. pylori ना इस म्यूकोस को काट जाता है, और जब ये म्यूकोस को काट जाता है तो क्या हो जाता है, HCl को एक्सपोज हो जाता है, और जब HCl को एक्सपोज करता है तो एसिड है, इससे को क्या करेगा, इन्फ्लेम करेगा, और ये तो अल्सर कराता है। अल्सर का मतलब क्या हो गया कि इसने
डीप जाके सेल को क्या कर दिया, इन्फ्लेम कर दिया। गैस्ट्राइटिस में क्या हो जाता है, ये सरफेस इन्फ्लेमेशन होता है, और गैस्ट्राइटिस में अल्सर में क्या, डीप इन्फ्लेमेशन, उसको म्यूकोसा भी इन्वॉल्व हो जा सकता है, ठीक है, सब म्यूकोसा भी इन्वॉल्व हो जाता है। सो इट इज अल्सर इज डीप। इसमें क्या हो जाता है, इसमें लेसरेशन हो जाता है, रप्चर ऑफ द सेल्स हो सकती है, इट इज कॉल्ड अल्सर। और ये कौन सा अल्सर, H pylori। और इट कैन कॉज इफ यू लिफ्ट untreated gastritis type B, so it will lead to gastric cancer, gastric adenocarcinoma। What? gastric adeno। और एडिनो में क्यों करूंगा, क्योंकि ग्लैंडुलर सेल्स है, उसको इन्फ्लेम कर रहा है, तो ग्लैंडुलर सेल में जब कार्सिनोमा हो जाएगी, इसको मैं क्या करूंगा, एडिनोकार्सिनोमा। so it will lead to type B will lead to what, gastric adenocarcinoma। और type B gastritis में ज्यादातर पाइलोरस पॉइंट इफेक्ट होता है, और टाइप A में पॉइंट। So these are chronic gastritis and acute gastritis। Chronic gastritis and acute gastritis में symptoms सेम होंगे, dyspepsia होगा, heartburn होगा, chest pain होगी, chest discomfort and nausea and vomiting होगी, ठीक है। और ड्रग ऑफ चॉइस हमारा क्या होगा, ड्रग ऑफ चॉइस प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होगा। हाँ, अगर H pylori है तो इसके लिए हम देंगे एंटीबायोटिक देंगे, इसके लिए हम कौन सा BMT रेजिम, इसके लिए हम जो देंगे, इसके लिए हम एक थेरेपी है, उसका नाम क्या है, इधर इसके लिए केयर थेरेपी देते हैं, केयर एरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर एंड इसे एजिथ्रोमाइसिन, ये थेरेपी हम देते हैं किस चीज में, इरेडिकेशन के लिए। और हमारे साथ जो डायग्नोज होता है इसका H pylori का, उसके लिए क्या कहते हैं, यूरिया ब्रेड टेस्ट करते हैं, या एंडोस्कोपी कर सकते हैं, या फीकल एंटीजन टेस्ट करते हैं। दीस थ्री टेस्ट आर यूज्ड फॉर व्हाट, डायग्नोसिस ऑफ व्हाट, H pylori। सो हमारे साथ अब हमने क्या डिस्कस किया, एक्यूट गैस्ट्राइटिस एंड क्रोनिक गैस्ट्राइटिस, क्लियर। अब डिस्कस करते हैं एक्यूट गैस्ट्राइटिस और क्रोनिक गैस्ट्राइटिस के बाद हमने डिस्कस करना है अल्सर को, ठीक है। अब इट इज द laceration of what, gastric mucosa, यानी जो इन्फ्लेमेशन है वो क्या हो चुका है, डीप जा चुका है, ठीक है जी, डीप। नाउ it is the laceration of the gastric mucosa, ठीक है। नाउ इसको डिस्कस करने के लिए हमारे साथ क्या होना चाहिए, हमारे साथ ये होना चाहिए कि हमारे साथ ये वाला स्टमक है, ठीक है जी। और इसका जो है ना, हम जिस तरह डिस्कस करते हैं, इसमें क्या है, ठीक है जी। अब इस पे ना प्रोटेक्टिव लेयर है, ठीक है जी, कालांतर एपिथेलियम पे। नीचे क्या पड़ा है, वेसल्स पड़े हैं, सब म्यूकोसा, ठीक है। अब म्यूकोसा भी इन्फ्लेम हो गया, म्यूकोसा भी इन्फ्लेम हो गया, और ये क्या हो जाता है, एरोड हो गया। सो अल्सरेशन में क्या हो जाएगा, अल्सरेशन में ब्लीडिंग के चांसेस मौजूद होते हैं, क्योंकि अल्सर क्या हो जाता है, डीप जाता है, ठीक है जी। नाउ ये गैस्ट्रिक अल्सर जो है ना, गैस्ट्रिक अल्सर, ये हमारे साथ गैस्ट्रिक अल्सर में एक 70% गैस्ट्रिक अल्सर, 70% ये कौन कस करता है, H pylori। 70% गैस्ट्रिक अल्सर इज कॉज्ड बाय व्हाट, H pylori। लेकिन गैस्ट्रिक अल्सर में क्या हो जाता है, आपको पता है, जो बंदा गैस्ट्रिक अल्सर का पेशेंट होगा उसमें पेन आफ्टर ईटिंग क्या होगा, पेन आफ्टर ईटिंग, हाँ, आफ्टर ईटिंग व्हाट, आफ्टर eating pain will be increase, why, excellent, क्योंकि इधर जो लेसरेशन हो चुका है किस चीज को, म्यूकोसा को, और आपने बढ़ा दिया किस चीज को, HCl को, तो पेन
severe पेन होगा, एपिगैस्ट्रिक पेन होगा, डिस्पेप्सिया वही सिम्टम होगी, सेम सिम्टम होगी, लेकिन पेन की इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? severe हो जाएगी। ठीक है जी, पेन की इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? severe हो जाएगी। और इसका 70% एच पाइलोरी है। ठीक है जी, क्लियर है इधर तक? नाउ अब हमारे साथ क्या होगा इसमें हमारे साथ ये होगा कि आपने क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस को लेफ्ट व्हाट अनट्रीटेड, आपने उनको छोड़ा है क्या? अनट्रीटेड, और उसको ट्रीट नहीं कर रहे हैं। सो अनट्रीटेड क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस विल लीड टू गैस्ट्रिक अल्सर। ठीक है जी, अब इंसेट खा रहे हो, ठीक है जी, इंसेट खा रहे हो और उसने क्या कर दिया? गैस्ट्राइटिस, और यू लेफ्ट इट अनट्रीटेड, सो इट कैन लीड टू गैस्ट्रिक अल्सर। तो एच पाइलोरी का कर सकता है, ठीक है, अनट्रीटेड क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस का कर सकता है, और इंसेट का अल्सर को। सो डिफरेंस हो गया कि पेनिट्रेशन इन्फ्लेमेशन डीप जा चुका है, सो इट विल लीड टू अल्सर। क्लियर है इधर तक? नाउ हमारे साथ दो टर्म्स यूज होते हैं। दो टर्म्स क्या है? एक को कहते हैं कर्लिंग अल्सर, और दूसरा टर्म होता है कुशिंग अल्सर। इस टर्म को समझना बहुत जरूरी है। जो कुशिंग अल्सर है ना, कुशिंग अल्सर बाज़ आपको ब्रेन में क्या हो जाता है? ट्यूमर, या इसके साथ आपको ट्रॉमा हो जाता है। किस चीज का? ब्रेन का, या हो सकता है क्या? एब्सेस, किधर? ब्रेन में। ठीक है जी, जब ब्रेन में आपको ट्यूमर, ट्रॉमा या एब्सेस हो गया, और जब ये होता है तो ये क्या करता है? इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर। ट्रॉमा की वजह से या ट्यूमर की वजह से, एब्सेस की वजह से इंट्राक्रैनियल प्रेशर क्या हो गया? बढ़ गया। सो इट स्टिमुलेट व्हाट? वेगस नर्व। क्लियर है? और सलीम भाई आप मुझे बताइए, जब आप वेगस नर्व को स्टिमुलेट करोगे तो क्या हो जाएगा? HCl की प्रोडक्शन क्या हो जाएगा? और जब HCl का प्रोडक्शन बढ़ जाता है तो आपको क्या हो जाता है? So this Cushing ulcer is due to tumor, trauma, abscess. It increase the intracranial pressure. Intracranial pressure activate vagus nerve, और vagus nerve क्या करता है? HCl की प्रोडक्शन को बढ़ाता है। So it will lead to Cushing ulcer. अगर इसकी वजह से HCl की एसिटाइलकोलिन के ज्यादा होने की वजह से, जिसकी बिहाइंड रीजन क्या मौजूद होता है? ड्यू टू इंट्राक्रैनियल प्रेशर, इट इज कॉल्ड व्हाट? कुशिंग अल्सर। कुशिंग अल्सर यानी ट्यूमर हो गया, ट्यूमर ने क्या कर दिया? इंट्राक्रैनियल प्रेशर को बढ़ा दिया। इंट्राक्रैनियल प्रेशर क्या करता है? वेगल टोन को, इसको कहते हैं वेगल टोन बढ़ाना, वो एक्टिवेट हो गया। जब वो एक्टिवेट हो गया, एसिटाइलकोलिन का लेवल, मस्कारेनिक रिसेप्टर क्या करता है? रिस्पांस करता है एसिटाइलकोलिन को, और क्या करता है? HCl। और व्हाट इज दिस कर्लिंग अल्सर? कर्लिंग अल्सर ये है कि फॉर एग्जांपल आपको डायरिया हो गया, ठीक है, या आपको डिहाइड्रेशन हो गई, ठीक है, या बर्न हो गया, हाइपोवोल्यूमिक शॉक हो गया, तो इसकी वजह से क्या हो जाता है? ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज और इस्कीमिया हो जाता है, ब्लड सप्लाई कम। जब ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, किस वजह से? बर्न की वजह से, डिहाइड्रेशन की वजह से, हाइपोवोल्यूमिक शॉक की वजह से, या बर्न की वजह से, और ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है। ब्लड वॉल्यूम जब कम हो जाता है तो इस्कीमिया हो जाता है, और इस्कीमिया की वजह से म्यूकोसा को आपको क्या हो गया? म्यूकोसा को ब्लड सप्लाई कम हो गई। जब म्यूकोसा को ब्लड सप्लाई कम होगी, आया ये म्यूसिन को प्रोड्यूस करेगा? नहीं करेगा। तो HCl will this mucosal layer will be exposed to
HCl, और जब एक्सपोज होगा तो क्या होगा? अल्सर. So if the ulcer is due to decreased blood supply, it is called curling ulcer. Or if the ulcer is caused by high level of what? Yeah, vagal stimulation, it is called what? Cushing ulcer. Cushing ulcer means कि क्या हो गया? ब्रेन में ट्यूमर हो गया, ट्रॉमा हो गया, और उसकी वजह से स्टेरोइड का लेवल बढ़ जाता है. It is called Cushing ulcer. और curling ulcer, decreased blood supply, mucus production decrease, cold come, HCl will irritate what? This type of what? Ulcer. और एक दूसरा वर्ड होता है duodenal ulcer. Duodenal ulcer किसे कहते हैं? फर्स्ट पार्ट ऑफ द duodenum में जब इधर HCl का ये इसका duodenum के कितने पार्ट्स हैं? 4 पार्ट्स हैं. duodenum, jejunum और ileum. ठीक है, तो इधर HCl का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है. तो फर्स्ट पार्ट में ना, फर्स्ट पार्ट ऑफ duodenum में बर्नर ग्लैंड नहीं होते. क्या? और बर्नर ग्लैंड क्या करते हैं? बाइकार्बोनेट के लेवल को क्या करता है? डिग्रेड. लेकिन इस पार्ट में तो बाइकार्बोनेट नहीं होता. बाइकार्बोनेट क्या है कि HCl को क्या करता है? नॉर्मलाइज करता है. तो जब हाई लेवल ऑफ HCl का आ जाता है नीचे, तो ये इस म्यूकोसा को क्या करता है? डैमेज करता है. या इस पार्ट में क्या हो जाता है? H. pylori आ सकती है. H. pylori क्या सकता है? H. pylori, और इसको क्या करता है? इन्फ्लेम करता है. इसको क्या करता है? इन्फ्लेम करता है. एंड दिस इज कॉल्ड व्हाट? गास्ट्रिक अल्सर और duodenal अल्सर में क्या होगा? सिर्फ पेन का डिफरेंस होगा. उसमें खुराक खाने से पेन इंक्रीज होगा, और duodenal अल्सर में खुराक खाने के बाद यस. सो इसलिए तो कहते हैं कि गैस्ट्रिक अल्सर में जब आपने खाना खा लिया तो क्या होगा? तो पेन इंक्रीज होगा. तो उसमें पेशेंट होगा वो खुराक से क्या डर होगा. उसको वो कहेगा कि मैं खुराक को क्या करेगा? नहीं करेगा. सो इट विल लीड टू वेट लॉस. सो अगर खाने के बाद पेन इंक्रीज हो रहा है तो आया वो खाना खाएगा? नहीं खाएगा. सो इट विल लीड टू वेट लॉस. और duodenal अल्सर में खाना खाने के बाद पेन डिक्रीज हो जाता है. तो duodenal अल्सर में वेट क्या? और गैस्ट्रिक अल्सर में वेट लॉस हो जाता है. नाउ आखिरी पॉइंट ये है ना सदीप भाई कि हमारे साथ इस म्यूकोसल एपिथेलियम जो ये एपिथेलियम इससे क्या हो जाता है? कैंसर एराइज हो जाता है. क्या एराइज होता है? इसको कहते हैं गैस्ट्रिक, अभी नजर नहीं बताया, गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा. और गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा हमारे साथ कितने टाइप का होता है? 2 टाइप्स का. और गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा कौन से लोगों में क्या होता है? स्मोकर में होते हैं. एक तो ये ओल्ड पीपल में होता है, साथ टाइप ए ब्लड ग्रुप के लोग जो होते हैं. और जियोग्राफिकली सबसे ज्यादा एडिनोकार्सिनोमा, गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा कौन से लोगों में होते हैं? इंडिया में जापानीज. ठीक है जी. और टाइप ए ब्लड ग्रुप. सो अगर एक बंदा आपके साथ वेट लॉस के साथ आता है, ठीक है, उसको सिम्टम्स है कौन से? डिस्पेप्सिया, डिस्कम्फर्टनेस, हार्ट बर्न, वेट लॉस, लैब नोट क्या? लेम्बोडिस्पेथी. और इसके अलावा अपर जीआई ब्लीडिंग के साथ आ रहा है. ठीक है, या मिलीना के साथ आ रहा है और उसको वेट लॉस है और उसको सिम्टम्स भी आ रही है. किस चीज की? स्टमक की सिम्टम्स भी आ रही है. तो आप सस्पेक्ट करो किस चीज को? गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा. ठीक है जी, गैस्ट्रिक एडिनोमा. अब गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा हमारे साथ 2 टाइप का होता है. एक को कहते हैं इंटेस्टिनल गैस्ट्रिक कार्सिनोमा और दूसरे को कहते हैं डिफ्यूज गैस्ट्रिक कार्सिनोमा. जो इंटेस्टिनल गैस्ट्रिक कार्सिनोमा होता है ना, जो इंटेस्टिन, वो क्या करते हैं? वो स्टमक की किसी खास पार्ट को क्या में मौजूद होता है. इसको कहते हैं क्या? इंटेस्टिनल टाइप. ठीक है. और जो डिफ्यूज होता है वो इफेक्ट करता है मोर देन 70% ऑफ द स्टमक को. डिफ्यूज टाइप. ठीक है. अब हमारे साथ जो गैस्ट्रिक होता है, गैस्ट्रिक ये किसी खास जगह को क्या है? स्पेसिफिक है. तो गुड प्रोग्नोसिस, और जो डिफ्यूज है बैड प्रोग्नोसिस. ठीक है. अब इंटेस्टिनल जो खास जगह मौजूद होते हैं
वो इसका मेन का कॉमन काज क्या है? H pylori। और जो डिफ्यूज होता है ना उसका सबसे मोस्ट कॉमन काज क्या होता है? E कैडहेरिन जीन्स म्यूटेशंस, क्योंकि वो ट्यूमर सप्रेसर क्या है? जीन है। सो बस अगर उसमें क्या हो गया? म्यूटेशन है गया, सो इट विल लीड टुवर्ड डिफ्यूज गैस्ट्रिक कार्सिनोमा। ठीक है, और इसको क्या करेंगे? अगर इंटेस्टिनल है तो क्या करेंगे? यस, पार्शियल गैस्ट्रेक्टोमी करेंगे। अगर डिफ्यूज है टोटल गैस्ट्रेक्टोमी करेंगे। क्लियर है? सो दिस इज ऑल अबाउट दी टुडे।